सबको नमस्कार। कल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में चर्चा हुई थी, उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग उरु स्तंभ पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उनको पहले ले लेते हैं। अनुराधा रेड्डी जी उपस्थित हो गई हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद। विकास चौधरी जी भी उपस्थित हो गए हैं। सबसे पहले आशा तंदेल जी का प्रश्न है, पंचकर्म में लेक्चर लेने के लिए उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि मैं हर रोग में पंचकर्म कराने के लिए बोलता हूँ। कई बार प्रत्यक्ष कर्माभ्यास का अभाव होने से आप करने में डरते हैं, तो उसके बारे में निश्चित रूप से पंचकर्म के बारे में पूरा एक विवरण लगातार एक 8-10 दिन इसमें व्याख्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, उनका एक पेशेंट है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरिस रोग है उनको, लेकिन नो थ्रोम्बोसिस। सोनोग्राफी ऐसा बता रही है कि उसमें थ्रोम्बोसिस कहीं नहीं है। राइट लोअर लिम्ब मोनोफेजिक फ्लो। Thromboanginitis obliteraris is also known as बर्जर डिसीज। ये जो है स्मोकिंग रिलेटेड कंडीशन है, जिसमें ब्लड में क्लॉट उत्पन्न हो जाता है और इसकी वजह से लेग में पेन प्रारंभ हो जाता है और ये स्मॉल जो आर्टरीज है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले पेशेंट का अभ्यंतर स्नेहपान करें पंचतीर्थ घृत से, फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात रक्त मोक्षण शिरावेद से भी करा सकते हैं, जलौका उच्चारण से भी करा सकते हैं। ये कराना इसमें बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कैशोर गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पानी के साथ। गिलोय सोरस 10 ml शहद दिन में 2 बार पेशेंट को दें। इसके अलावा कांकान बटी और कांचनादी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर प्रकाश सिंह, सद्या भवन और सद्या विरेचन पर थोड़ा से उन्होंने पूछा है। अगर हम क्लासिकल बात करें तो सद्या भवन और सद्या विरेचन का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कई बार हमको सद्या भवन कराना पड़ जाता है क्योंकि पेशेंट उतना अधिक समय नहीं दे पाता या नहीं देना चाहता, तो सद्या भवन हम कराते हैं कई बार। तो इसकी 2 विधियां हैं। जो सरलतम विधि है वो ये है कि प्रातःकाल खाली पेट में पेशेंट को 5-6 गिलास गर्म पानी, थोड़ा उसमें नमक डाला हुआ रहना चाहिए। सरसों का चूर्ण पड़ा हो तो और अच्छा। सरसों का चूर्ण करीब 20 ग्राम, 10 ग्राम लवण और कम से कम 3-4 लीटर पानी इसमें मिलाकर घोल लें और आकंठ पिलाएं। आकंठ पिलाने के बाद अपने आप उल्टी हो जाएगी। नहीं हो तो अंगुली को एपिग्लोटिस में लगा करके स्टिमुलेशन देने के बाद आप वोमिट कर दें। ऐसा 2-3 बार पानी पी कर वोमिट कर दें, जिससे सद्या वमन हो जाता है और आमाशय में उपस्थित दोषों का निष्कासन हो जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है सद्या वमन का कि 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए, 1 दिन स्वेदन कर दीजिए और 5वें दिन, 3 दिन आपने अभ्यंतर स्नेहपान किया, 1 दिन स्वेदन किया, 5वें दिन वमन करा दीजिए। वमन में मुलेठी क्वाथ में मदन फल पिपली 10 ग्राम भिगो के रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल मसल के छान लीजिए और इसके द्वारा वमन करा सकते हैं। आकंठ पिलाने के लिए वमनोपक के रूप में गन्ने का रस या दुग्ध का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सद्या वमन है जो कि 5 दिन में संपन्न हो जाता है। 3 दिन का संसर्जन कर्म रख लीजिए। तो इस प्रकार आप सद्या वमन कर सकते हैं। वैसे ही सद्या विरेचन है।
सद्या विरेचन में पहला तो यह है कि अरंडी तेल 50 ml और 100 ml दुग्ध गरम प्रातःकाल खाली पेट में दे दीजिए। ये सद्या वमन हो गया, सद्या विरेचन हो गया। इससे 3, 4, 5 मोशन हो जाएंगे, पेशेंट का कोष्ठ साफ हो जाएगा। दूसरा सद्या विरेचन यह है कि 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान करिए, 1 दिन स्वेदन करिए, 4 दिन, 5वें दिन विरेचन दे दीजिए। विरेचन में अमलता सुगुदा 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम और छोटी हरड़ 20 ग्राम। इसका 100 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन आप दे सकते हैं और 3 दिन का संसर्जन कम रखिए। इस तरीके से सद्या वमन और सद्या विरेचन आप पेशेंट में आवश्यकता अनुसार करा सकते हैं। लेकिन जो क्लासिकल वमन और क्लासिकल विरेचन है वो ही अच्छा काम करता है, क्योंकि सार्वदेहिक दोषों को निष्कासन क्लासिकल वमन या विरेचन से ही हो सकता है। सद्या वमन और सद्या विरेचन से स्थानिक दोषों का, जैसे वमन में आमाशय में स्थित दोष निष्कासन हो जाएगा और विरेचन में जो ग्रहणी में दोष उपस्थित है हल्के फुल्के वो निकल जाएंगे। लेकिन जो छोटे से छोटे स्रोतों में जा करके दोषों को निकाल करके जो प्रक्रिया होती है वो क्लासिकल वमन या क्लासिकल विरेचन के द्वारा ही संभव होता है। रजनीश शर्मा जी ने भी कहा है कि पंचकम सीरीज चलाएं, तो नेक्स्ट 2-4-8 दिन में प्रारंभ करेंगे। रवि भट्टो कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस को कैसे समझेंगे? कनेक्टिव टिश्यू को भी एक प्रकार का मस्कुलर डिसऑर्डर ही कह सकते हैं। तो मस्कुलर डिसऑर्डर जैसे सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस, पॉलीमायोसाइटिस, ल्यूपस इरिथेमेटस, ये सब जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। मसल्स वीकनेस, मायोपैथी, ये सब कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस के अंतर्गत आते हैं। ऐसी अवस्था में शोधन कर्म यहाँ वर्जित है। मृदु शोधन आप करा सकते हैं, यानी मृदु विरेचन आप करा सकते हैं। बाकी इसमें वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, षष्टिकशाली श्वेत, तिल मांसपिंड श्वेत, सर्वांग धारा, षष्टिकशाली श्वेत का उपयोग इसमें अच्छा है। इसके अलावा मात्रावस्थी अश्वगंधा बला तैल से या महामास तैल से 30 ml की मात्रा में पेशेंट को 21 दिन तक लगातार दें। ब्राह्मण वस्ती भी इसमें दे सकते हैं, जैसे युक्त रथवस्ती, वचा मधुग तैलम च क्वाथा सरस सैंधव पिपली फल संयुक्तो वस्ती युक्त रथा स्मृता सिद्ध वस्ती यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयष्ट्यावा सिद्ध वस्ती इति स्मृता। इन वस्तियों का प्रयोग मस्कुलर डिसऑर्डर में आप करें, इससे निश्चित रूप से रोगी में लाभ होगा। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 125 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार 3 बार च्यवनप्राश के साथ या अमल की अवलेह के साथ या अमल की रसायन के साथ इसका सेवन पेशेंट को कराना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम आप दे सकते हैं। डॉक्टर रवि भट्टो, इन्होंने एडिनोमायोसिस में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? इसको हम एडिनोमायोसिस यूटेराई भी कहते हैं। इस कंडीशन में इंडोमेट्रियल टिश्यू का डेवलपमेंट यूट्रस के वाल में हो जाता है और जिसकी वजह से अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं, अनेक कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं। अ कंडीशन इन विच endometrial tissue exists within and grows into the uterus wall। सिम्टम में है हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, सीवियर क्रैम्पिंग, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्लॉट्स दैट पास इन द पीरियड्स। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है। उसके लिए धाय पुष्प नाग केसर चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 बार दीजिए, या बोलबद्ध रस, प्रवाल पिष्टी और मंडूर भस्म 250-50 मिलीग्राम लेके च्यवनप्राश के साथ या शहद के साथ दिन में 2-3 बार दें।
टैबलेट में स्टिप्लॉन का प्रयोग कर सकते हैं, थ्राइस ए डे 2 TDS। पोसेक्स कैप्सूल आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में पंचकर्म कराएं। इसमें विरेचन कर्म श्रेष्ठ रहेगा। विरेचन कर्म करने के पश्चात फिर इसमें सूजन जो हो जाती है, मांस बढ़ जाता है, उसके लिए लेखन वस्ती लगाना पड़ेगी। लेखन वस्ती में त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, शुंठी और नागरमोथा 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए 300 ml। और इसमें गोमूत्र 50 ml, सेंधौ 2.5 ग्राम, यवक्षार 5 ग्राम या 10 ग्राम विधिवत वस्तु बना के आप लगाइए। और साथ साथ में कांचनादी गुल आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसके बाद इसमें उत्तरवस्ती का भी बड़ा रोल है। दशमूल तेल की उत्तरवस्ती लगाइए। इसमें भी पेशेंट को गर्भाशयगत वस्ती लगाएंगे। तीन दिन के 3 कोर्स, ऐसे 3 दिन छोड़ करके फिर 3 दिन, ऐसा 3 कोर्स ऋतुकाल में उत्तरवस्ती का प्रयोग करें। इससे जो एंडोमेट्रियोसिस डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं होगा। निशा जोशी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या करें? तो जानते ही हैं डायबिटीज़ के कारण किडनी में डिसीज़ हो सकती है और उसकी वजह से जो छन्ने की प्रक्रिया है जो किडनी संपादित करता है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसे डायबिटिक किडनी डिसीज़ भी कहते हैं। ड्यू टू डायबिटीज़ डैमेज टू द किडनी, डैमेज द फिल्टर सिस्टम, और इसके वजह से प्रोटीन का लीकेज होने लगता है यूरिन में। और इसमें मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन जाता है जिसको हम एल्ब्यूमिनुरिया भी कहते हैं। और ज़्यादा मात्रा में निकल जाने से रोगी में बहुत ही कमजोरी उत्पन्न होती है। तो साथ साथ में पहले तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो ये उपद्रव है डायबिटीज़ का, तो अपने आप वो ठीक होगा। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के साथ साथ टैबलेट बंगशील 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। चंद्र प्रभावती 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, ये भी इसके लिए उपयोगी है। साथ साथ में ये ध्यान रहे कि जो प्रोटीनस सब्सटेंस हैं वो भी कम मात्रा में पेशेंट लेवें। जैसे दालें हैं, बिस्कुट है जिसमें प्रोटीन है, अंकुरित धान्य है, इनका प्रयोग पेशेंट ना करें। और धीरे धीरे आप ट्रीटमेंट देंगे। और इसमें एक वस्ती लगाइए। इसमें वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इसकी वस्ती आप देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होता है। घृत में त्रिफला घृत मिला लीजिए करीब 50 ml और 50 ml शहद, विधिवत वस्ती बनाकर ये वस्ती दीजिए। इससे रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। सोनल पटेल, डायबिटिक विद थायराइड, डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है उनको, लेकिन कंट्रोल है दवा लेने से। पेन इन शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो में, इन वन हैंड, एक ही तरफ तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में जिस हाथ में ये दर्द हो रहा है उसमें शोल्डर ज्वाइंट से लेकर के रिस्ट ज्वाइंट तक पत्रपिंड श्वेत करें। पहले अभ्यंग करें और पत्रपिंड श्वेत करें। पत्रपिंड श्वेत करने के बाद नाड़ी श्वेत कर दें। और औषधियों में एकांग वीर रस, आम वातारी रस, एकांग वीर 125, आम वातारी 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ देवें। महारासनादि क्वाथ 20 ml, 10 ml इसमें कैस्टर ऑयल मिला दें। भोजन के आधा घंटे बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इससे आप देखेंगे 15-20 दिन में ही रोगी को आराम प्राप्त हो जाएगा। चंद्रकला पीजी, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले लघु आहार दे, लंघन कराएं। यद किंचित लाघव कर्म देहे तल लंघनम स्मृतम। लंघन का मतलब एकदम उपवास नहीं है, हल्का खाना दें, लघु आहार देवें ताकि उसका अग्नि तीव्र हो। लघु आहार में खिचड़ी है, दलिया है, 2 रोटी, मूंग की दाल है, ऐसा भोजन उसको दें। साथ में पंचकोल क्वाथ
30 ml भोजन के पहले, भोजन के 1 घंटा 2 घंटा पहले खाली पेट में दिन में 2 बार देवें। इससे दीपन पाचन होगा, अग्नि की वृद्धि होगी। इससे निश्चित रूप से मेटाबॉलिज्म आपका ठीक होगा। इसके अलावा चित्रकारी बटी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को भोजन के पहले देवें पानी के साथ। ये भी बड़ी उपयोगी है। चूर्णों में दाढ़ीमास्टक चूर्ण, लवण भास्कर, अष्टांग लवण, ये सब दीपन पाचन के लिए अच्छे हैं, मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। द्राक्षासो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद ये देवें। ये बल्ले भी है और दीपन पाचन भी ये काम करता है। औषधियों में अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। इसमें आरोग्यवर्धनी 2 गोली मिला दें और दिन में 2 बार पेशेंट को दें। टैबलेट ली 52 DS 2 गोली सुबह शाम को, या एम्लिक्योर DS कैप्सूल आती है, वो सेवन कराएं। धीरे धीरे ये सब दवाइयाँ देने से मेटाबॉलिज्म पेशेंट का ठीक होता है और फिर मेटाबॉलिज्म से होने वाली व्याधियाँ ऐसे पेशेंट में नहीं होती हैं। सोनल पटेल, हेयर फॉल में पंचकर्म में क्या क्या कर सकते हैं? हेयर फॉल में सबसे प्रमुख जो कार्य है वह है नस्यकर्म। इंद्रिय वर्धक तैल या अणुतैल या ब्राह्मी तैल से नस्यकर्म करें। 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, लगातार 15-20 दिन। इसके अलावा श्रह तर्पण करना है। श्रह तर्पण में अभ्यंग सेक पिचवाह वस्तिश्चेति चतुर्धम, अभ्यंग सेक पिचुधारण शिरोधारा असुरोवस्ति। शिरोधारा से पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, वो कराएं। संभव ना हो तो पिचु धारण कराएं, नहीं तो शिरो अभ्यंग कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा मृदु विरेचन भी कराएं, क्योंकि फल जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें पोषण का अभाव हो जाता है, जिससे बाल झड़ना प्रारंभ होता है। तो इसके लिए मृदु विरेचन कराने के पश्चात रसायन औषधियों का भी सेवन कराएं। रसायन औषधियों में जैसे आमलकी आदि रसायन, ब्राह्मी अवलेह या शतावरी मुलेठी का योग, बहुत सारे ऐसे योग हैं रसायन के जिनका प्रयोग पेशेंट में करना चाहिए। इसके अलावा सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये त्रिफला घृत से दिन में 2 बार पेशेंट को दें। ऐसा लगातार 1 से 3 महीना ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। उमेश घोटके, उन्होंने पूछा है अपस्मार में कितने दिन तक नस्य देना चाहिए? तो जो अपस्मार है इसमें तैरावर्तानाम हृसोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णयादो विषक कुर्याद कर्म भी वमनाद भी। तीक्ष्ण कर्म करने के लिए कहा है, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और तीक्ष्ण नस्य। तो इसके लिए अवपीड़न नस्य देना है और 21 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अवपीड़न में आप पिपली और अपामार इनका प्रयोग करें। योग चूर्ण बना लें, 2 चम्मच में थोड़ा पानी मिला के भिगो के रख दें। 1 दिन पहले प्रातःकाल उसको मसलें छान लें। इसकी 6 से 8 बूंद की मात्रा देना है प्रत्येक तीसरे दिन। 2 दिन स्नेह नस दीजिए अणुतैल से 4 बूंद, 2 दिन दें और तीसरे दिन अवपीड़न नस दें। टोटल 21 दिन तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सुसुप्त ये कहते हैं जब तक पेशेंट ठीक ना हो तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 21 दिन का प्रयोग करेंगे तो रोगी को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर अस्मिता निर्मल, इन्होंने पूछा है पेम्फिगस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये एक ग्रुप ऑफ स्किन डिसीज है जिसको हम पेम्फिगस कहते हैं, और इसकी वजह से अनेक प्रकार के ब्लिस्टर्स, पस फील्ड बम्स की उत्पत्ति होती है। दे कैन आल्सो फॉर्म इन म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आईज, नोज, माउथ, थ्रॉट, जेनाइटल्स, इन सब में भी ब्लिस्टर की उत्पत्ति हो सकती है। उसको बोलते हैं पेम्फिगस। कॉमनली पेम्फिगस वॉल्ग्यूरिस ज़्यादा मात्रा में मिलता है, विच इन्वॉल्व्स पेनफुल सोर्स एंड ब्लिस्टर्स
ऑन द स्किन और माउथ। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से इसमें भी इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम हमारे ही विपरीत काम करने लगता है, तब इस प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। ऐसी अवस्था में संशोधन कराना आवश्यक है। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेह पान कराने के पश्चात वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं और फिर इसमें वस्ती का प्रावधान करना चाहिए। वस्ती में निम्बछाल, कोटज, खदेर और मजीठ ये 50-50 ग्राम लेकर यौकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml, और इसे निम्बादि तेल 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम डालकर विधिवत वस्ती 16 वस्ती इसमें देवें। अनुवासन के रूप में आप निम्बादि तेल का प्रयोग या निम्ब तेल का प्रयोग 30 ml की मात्रा में कर सकते हैं। लगाने के लिए चाल मोगरा तेल या शतदौत घृत इसका प्रयोग करें, या आर्टिप्लेक्स लोशन। अगर खुजली है तो इसमें टेक्जिमा मिला करके और इसका पूरा शरीर में लेपन करें तो पेशेंट को आराम होगा। साथ में पंच निम्ब बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादिक्वाद और खदेरारिष्ट 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद लगातार ये ट्रीटमेंट आप शोधन के पश्चात करेंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर B.R. चौधरी, ओम की साइज कम है, उत्तर बस्ती उपयोगी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आप इसमें उत्तर बस्ती जरूर लगाइए। लगाने का तरीका ये है, 3 दिन बस्ती लगाना है, 3 दिन रेस्ट, 3 दिन बस्ती लगाना है, 3 दिन रेस्ट, ऐसा 3 कोर्स देना है। पहले अनुवासन, फिर आस्थापन, फिर अनुवासन, ये 3 हो गया। फिर 3 दिन गैप कर दीजिए, फिर अनुवासन, आस्थापन और अनुवासन, फिर 3 दिन गैप, इस प्रकार लगाना है। अनुवासन के रूप में फलघृत, कल्याण घृत या दशमूल तेल का प्रयोग 10 to 50 ml की मात्रा में आप कर सकते हैं। निरोह वस्ती के रूप में गंभारी, कोटज और दशमूल के द्रव्य ये 10-10 ग्राम ले लें, इसका काढ़ा बना लें लगभग 50 ml, और इसका डोज भी 20 ml से 40 ml आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से 3-3 दिन के कोर्स करेंगे। 16 दिन के कोर्स रहता है। ऋतुकाल अवस्था में जब MC बंद हो जाता है तो 16 दिन का काल जो होता है ऋतुकाल कहलाता है। इस अवस्था में ही वस्ती, उत्तर वस्ती देना चाहिए। निश्चित रूप से फायदा करेगा, आप इसका प्रयोग करें। योगेश महाजन, स्वेलिंग एंड पेन इनसाइड नोज, पेन भी है, थोड़ा स्वेलिंग भी है। इसमें ज़्यादा इरिटेटिव नस्य कर्म नहीं कराना है। इसमें इंद्रिय वर्धक या अणु तेल से नस्य कराइए 4-4 बूंद की मात्रा में, और साथ में त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ देवें। साथ में आरोग्यवर्धनी और टैबलेट सेप्लिन 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। लगातार आप ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर कमलकांत, उनका प्रश्न है अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसा आप जानते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और आगे जाकर के यदि ट्रीटमेंट इसका ढंग से नहीं किया तो कॉलोन कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसके लक्षणों में बार बार डायरिया विद ब्लड, विद पश, एब्डोमिनल पेन, विद क्रैम्पिंग, पेन भी क्रैम्प के आधार पर होता है, और ब्लीडिंग भी होती है इससे, और रोगी बड़ा कमज़ोर हो जाता है, खाने में घबराता है और रक्त की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले शतावरी 100 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम, मंडूर भस्म 20 ग्राम, ये तीनों को मिला लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को दें। इसके अलावा पंचामृत परपटी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम और बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं इसका प्रयोग करें। इसमें क्षीर बस्ती, तिक्त औषधियों से सिद्धित क्षीर बस्ती का प्रयोग भी अच्छा रहता है।
इसमें आप पंचतत्व के द्रव्य ले लें, उसमें कुटकी, चिरायता, गिलोय, मुस्तक और परपट, और इसमें कुटज और बिल्व और मिला दें। कुटज और बिल्व प्रत्येक 30-30 ग्राम ले करके इसका काढ़ा बना लें 400 ml। 200 ml इस काढ़े में डाल करके दुग्ध शेष रहने तक आप पका लें। जब दुग्ध शेष रहे तब इसमें बोलबद्ध रस 500 मिलीग्राम इसमें डाल दें, और डालने के पश्चात पेशेंट को ये क्षीर वस्ती देवें। इससे भी स्तंभन भी होता है और जो व्रण का निर्माण हो गया वो हील अप भी हो जाता है। रसौषधियों में सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। टैबलेट में टैबलेट सूक्तिंग एलार्सिन की है, बहुत अच्छी है ये, और अल्सरेक्स टैबलेट चरक की आती है। ये 2-2 गोली दिन में 3 बार, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए उसका आप प्रयोग पेशेंट में कर सकते हैं। कृष्णा सागर 13 वर्ष का पेशेंट है। पिछले कुछ माह से पुरुषों में आकर्षण जैसा महसूस हो रहा है, जैसे स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस से हो जाता है। इसका सबसे पहले हार्मोनल टेस्ट कराइए, फिर अगली बार आप पूछिएगा तो इसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। स्टेरिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है श्याम बाग राव राजे जी ने। स्टेरिलिटी में अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है। इसमें सबसे पहले स्टेरिलिटी में शोधन कराना है। शतावरी घृत या कल्याण घृत से अभ्यंतर स्नेहपान करा के वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, फिर वस्ती दीजिए। उत्तर वस्ती भी इसमें बहुत अच्छी लाभ करती है और बार बार वस्ती देने का प्रावधान है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है, ट्यूबल पेटेंसी भी होती है। ऐसी अवस्था में उत्तर वस्ती बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। निरूह वस्ती के रूप में कुटज 10 ग्राम, गंभारी 10 ग्राम, 10 मूल के द्रव्य 10 ग्राम, इनका काढ़ा बना लीजिए और लगभग 20 ml काढ़ा लेके 5 ml फलघृत मिलाइए और इसकी निरूह वस्ती देना है। अनुवासन वस्ती के रूप में फलघृत 20 ml या शतावरी घृत 20 ml मात्रा वस्ती के रूप में इसका प्रयोग आप करें। ये 3 दिन 3 कोर्स देना है। पहले अनुवासन, फिर निरूह, फिर अनुवासन, फिर 3 दिन गैप कर दीजिए, फिर 3 दिन पहले अनुवासन, फिर आस्थापन, फिर अनुवासन। इस तरीके से 3 दिन कोर्स करेंगे तो पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बला, खांड, अतिबला, महुआ, वटांकुर, नागकेशर, इनका चूर्ण बना लीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, बला, खांड, अतिबला, महुआ, बटांकुर और नागकेशर चूर्ण, इनका चूर्ण बना लीजिए। 5 ग्राम चूर्ण मधु घृत के साथ मिला करके और दूध के साथ इसका सेवन करें, इससे गर्भधारण हो जाता है। आर्तव दर्शन न होने पर कांजी, तिल, उड़द, तक्र और दधि का निरंतर सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा से सिद्धित गोधृत, अश्वगंधा से गोदुग्ध सिद्ध कर लीजिए, उसमें शुद्ध घृत 10 ग्राम मिला करके सेवन करें। यह भी गर्भ धारण के लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा कटसरैया की जड़, धाय पुष्प, वटांकुर, फिर से मैं बोलता हूँ, कटसरैया की जड़, कटसरैया माने कंटकारी, धाय पुष्प, वटांकुर और नील कमल, इन सबको दूध में पीस करके 10 ग्राम की मात्रा लेने से गर्भधारण निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा पारस पीपर पत्ते 5, जीरा 5 ग्राम, सरपुंखा 5 ग्राम, इनको पानी में पीस करके सेवन करने से गर्भधारण होता है। औषधियों में पुष्प धन्वा रस, त्रिभंग भस्म और पुराल पिष्टी। पुरुषों के लिए पुष्प धन्वा रस 125 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, इसका सेवन कराएं। स्त्रियों में प्रद्रांतक लौह, प्रवाल पिष्टी और पुष्प धन्वा रस। प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, पुष्प धन्वा 125 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्रा इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी
रजाप्रवर्तनी वटी, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधारिष्ट, कुमारी आसव, और एक और योग अच्छा है शतपुष्पा चूर्ण और शतावरी, शतपुष्पा और शतावरी, इनका चूर्ण बना लें और इसका भी प्रयोग बहुत ही श्रेष्ठ है। इस तरीके से एक और योग है जो मैं करता हूँ, 5 पत्ते पीपर के, बटांकुर 10 नग और गिलोय, इनको पीस करके दूध के साथ सेवन करें प्रातः नित्य। 21 दिन के सेवन करने से गर्भधारण निश्चित रूप से होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णा सागर जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर उषा ताभानी, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर रेखा वर्मा, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी आर्य, डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, सपना डिमरी, भारती देश पांडे, आर्य इंडिया, के एन गंगवार जी, प्रदीप मानवी जी, बलविंदर सिंह जी, सुकुमार जोशी जी, गौतम सिंह जी भंडारी, कविता वारडिया जी, सोनल पटेल, उमेश घोटके जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, विकास चौधरी, आशुतोष कुमार जी, रणधीर शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, पूजा जैन जी, हेमलता जीएस, हेमंत काले, मनोरंजन साहू, जगपाल सिंह, संजय गोसावी और संजय, शिल्पा पालस्कर, आरबी प्रजापति, ये चिकित्सक सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको बड़ा नमस्कार, सादर अभिनंदन। अब आइए उरुस्तम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। उरुस्तम का वर्णन बृहत्त्रयी लघुत्रयी सब में उपलब्ध है। चरक ने पृथक अध्याय के रूप में इसका वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने वातव व्याधि के अंतर्गत उरुस्तंभ का वर्णन किया है। प्राचीन काल में व्यक्ति खूब पैदल चलता था, व्यायाम भी ज़्यादा करता था, पर्वत आरोहण भी करता था। संभवतः इसी वजह से प्राचीन काल में यह व्याधि अधिक मात्रा में मिलती थी। वर्तमान में यह कम है, क्योंकि इस प्रकार ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ता आजकल और ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करते हैं, तो ये व्याधि आजकल कम प्राप्त होती है। लेकिन निरंतर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं पैर लटका करके, या घोड़े की सवारी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उरुस्तंभ हो सकता है। इस व्याधि को मायोपैथीज या मस्कुलर फटीग कह सकते हैं। अति व्यायाम करने से कई बार लैक्टिक एसिड की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि पैरों में जमा हो जाती है और जिसकी वजह से तकलीफ पेशेंट को होती है। मुख्य रूप से इसमें मेद के साथ कफ दोष, वात एवं पित्त को अवरुद्ध कर उरु प्रदेश में जाकर स्थैर्य एवं शैत्य गुणों के कारण स्तंभित कर देता है, तब उसे उरुस्तंभ कहते हैं। इसमें वेदना अधिक होती है। इसके कारण को देखें तो अत्यंत शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, भारी स्निग्ध पदार्थों का सेवन, अजीर्ण में भोजन कर लेना, कच्चा पका खाना से, कभी कच्चा कभी पका खाना खाने से, अतिश्रम से, क्षोभ, दिवास्वप्न और रात्रि जागरण से ये रोग हो सकता है। शीतोष्ण द्रव संशुष्क गुरु स्निग्ध न सेवितई है, जीर्णा जीर्णे तथा आयास संक्षोभ स्वप्न जाग रही है। ये मुख्य इसके कारण हैं। संप्राप्ति देखें। संप्राप्ति में निदानों का सेवन, अधिक संचित आम, मेद और कफ से युक्त वायु पित्त को अभिभूत करके उरु में आकर जब दोनों शक्तियों को स्तंभित कर देता है, स्तिमित कर देता है, श्लेष्मा के द्वारा परिपूर्ण कर देता है, तब यह रोग उत्पन्न होता है, जिसमें उरु जकड़ जाते हैं।
सश्लेष मेध पवनः साममत्यर्थ संजितम अभिभूत्रम दोषम रुचेति प्रतिपद्यते शक्तिस्त्ने प्रपूयांता श्लेष्मणा इष्टमितेन च। ये इसकी संप्राप्ति है। पूर्व रूप में निद्रा अधिक आना, चिंता करना, शरीर में आर्द्र चर्म से लपेटा हुआ जैसा महसूस करना, ज्वर, रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा, उर में अवसाद और यही उरुस्तंभ कहलाता है। मुख्य लक्षण है इसके गौरवता, फटीक यानी थकावट, संकोच, दाह, वेदना, सुप्ति, कंपन, भेदनवत पीड़ा, तोद, अंगमर्द, संज्ञानाश, ये लक्षण मिलते हैं। असाध्य के लक्षण में पैरों में दाह, बेचैनी, तोद, कंपन अगर उत्पन्न होता है तो यह असाध्य के लक्षण है। पूर्व रूप के रूप में प्राग रूपम तस्य हृत्पीड़ा, निद्राति ध्यानम स्मितम ज्वरः, लोम हर्षा, अर्चुत छर्दी, दोयो जंगम सदनम वशात, ये इसके पूर्व रूप के लक्षण हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। इसमें पंचकर्म का निषेध किया गया है। ऐसा पूछा गया है कि ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें पंचकर्म नहीं काम करता, तो वह है उरुस्तंभ। उरुस्तंभ की चिकित्सा में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, स्नेहन आदि वर्जित है। तस्य न स्नेहनम न वस्ति न विरेचनम न चैव वमनम स्यात् निबोधत कारणम। जैसा कि आप जानते हैं, कफ को दूर करने के लिए कफस्थान के लिए वमन, पित्तस्थान के लिए विरेचन और वस्ति के स्थान के लिए अधोगत यानी वस्तिगत यदि रोग है तो उसमें वस्ति देते हैं। उरु स्तंभ में आम, कफ उरु में रहते हैं और इसकी वजह से पंचकर्म से कोई लाभ नहीं होता। जैसे अत्यंत गहराई में रहने वाला जल सुखपूर्वक नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार जंघाओं में स्थित दोष, वमन, विरेचन आदि से नहीं निकाले जा सकते। वातस्थाने ही तत्से इत्यादि द्वयो स्तंभादि तद्गतः न शक्यम सुखम उद्धर्तम जलम निम्नादो स्थलात्। वृद्धये श्लेष्मो नित्यम निरूहम स्नेह वस्तिम च तथा कुर्या तथा दोषम तेषां भूयस्तम आचरेत। स्नेह और अनुवासन से भी कफ की वृद्धि होती है। जंघा में स्थित कफ को न तो वमन निकाल सकता न विरेचन निकाल सकता। जैसा पहले ही बताया मैंने, वृद्धये श्लेष्मो नित्यम निरूहम स्नेह वस्तिम च ततस्तस्थो धनच्चैव न समर्थम विरेचनम। चिकित्सा सिद्धांत। उरु स्तंभ में कफ और आम दोष है, इसकी अधिकता रहती है। अतः शमन, क्षपण और शोषण की क्रिया से चिकित्सा की जाती है। तस्य समशमनम नित्यम क्षपणम शोषणम तथा युक्तापेक्ष विषक कुर्याद अधिकत्वाद कफामयो हो। अल्प तैल से सिद्धित कोदो, सांवा और जौ का सेवन करना चाहिए। अमलतास की पत्ती का शाक या परोरा पत्ती का साग का सेवन करें, इससे बड़ा जल्दी लाभ होता है। एक योग है, अनुभूति योग है। यवक्षार 250 मिलीग्राम, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, हरड़ चूर्ण 2.5 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, यवक्षार 250 मिलीग्राम, पिपली 2.5 ग्राम, हरड़ 2.5 ग्राम। दिन में 2 या 3 मात्रा पानी के साथ देवें। इसके अलावा 10 मूलारिष्ट पीने के लिए और मधु और जल का शरबत, ये भी इसमें लाभ करता है। मोथा, हरड़, लोध्र, पद्मकाठ और कोटज। मोथा, हरड़, लोध्र, पद्मकाठ और कोटज, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप इनका क्वाथ भी बनाकर सेवन कर सकते हैं। देवदारू, हल्दी, वचा और कुटकी। देवदारू, हल्दी, वचा और कुटकी, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या काढ़े का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। एक दूसरा योग है चव्य, चित्रक, देवदारू और हरड़। चव्य, चित्रक, देवदारू और हरड़, इनको बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। उद्वर्तन के लिए शहद, सरसों और दीमक की मिट्टी। दीमक की मिट्टी कलेक्ट कर लें। मान लीजिए आपने 50 ग्राम दीमक मिट्टी लाई तो 25 ग्राम सरसों मिला लें और मधु मिलाकर इसके
इसके द्वारा उद्वर्तन पेशेंट में करें थाई रीजन में। अश्वगंधा या नीम मूल का छाल, निम्ब मूल का छाल या अश्वगंधा इनका चूर्ण या देवदारू से उद्वर्तन करें, इससे भी लाभ होता है। एक लेप है, लेप लगाने से भी रोगी को लाभ होता है। इसमें दंती, द्रवंती, तुलसी बीज और सरसों, दंती, द्रवंती, तुलसी बीज और सरसों, इनको बराबर बराबर मात्रा में पानी में पीस करके और जंघा में लगाएं। सरसों का कल्क गोमूत्र में भिगोकर रात्रि में रख दें, प्रातःकाल इससे लेप लगाएं, इससे भी तत्काल लाभ प्राप्त होता है। रस औषधियों में गुंजा भद्र रस 125 मिलीग्राम, कपर्द भस्म 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्रा सेवन करें। इसके अलावा वात गजांकोस 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्रा का सेवन करें। एक चूर्ण आता है षडधरण चूर्ण, यह भी बहुत उपयोगी है। 1 चम्मच सुबह शाम को खाली पेट में सेवन कराएं। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण, शिलाजितुपटी, सिंगनादी गुगुलू, रासनादी गुगुलू, रासनादी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, इन सब का भी समय समय पर आपको प्रयोग करना है। आसो अरिष्ट में पेपल्यासो और 10 मूल अरिष्ट, 2 चम्मच पेपल्यासो, 10 मूल अरिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। और ऐसे स्थान में रोगी को चलाना चाहिए जहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा हो, संभल संभल के चलेगा, इससे कफ और मेद का नाश हो जाता है और पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस तरीके से उरुस्तंभ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कुछ अनुभवजन्य चिकित्सा भी आपको बताए। आशा है आपको उपयोगी होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।